नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्लासी के युद्ध में और उसके कारण और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया जिसमें नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं और अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो, जिसके बीच में जो बक्सर नामक स्थान पर युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इस युद्ध के क्या परिणाम होते हैं और इस युद्ध के बाद बंगाल की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो करते हैं। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। तो 1763 ईस्वी को जब मीर कासिम को, जो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को जो नवाब बनाया था, तो पुनः 1763 ईस्वी में पुनः जो है मीर जाफर को, यानी कि मीर कासिम को नवाब पद से हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया जाता है। और इसके कारण मीर कासिम, जो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, वह अंग्रेजों से रुष्ट हो जाते हैं, अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं और अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का भाव रखना शुरू कर देते हैं। तो मीर कासिम को जैसे ही नवाब पद से हटाया जाता है तो वह अंग्रेज विरोधी एक गुट बना लेता है, एक संगठन बना लेता है, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनसे मिलकर एक अंग्रेज विरोधी गुट बनाता है। और इस अंग्रेज विरोधी गुट बनाने के बाद जो है अंग्रेजों का विरोध करते हैं। और इधर अंग्रेज भी जो है पहले से ही युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे। युद्ध की तैयारियां, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि मीर कासिम जो है चुपचाप बैठने वालों से में से नहीं है और वह जरूर कुछ करेगा, तो जो है उसके लिए उन्होंने पहले से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। और इसकी तैयारियों के साथ साथ जो है लगभग 8000 सैनिकों को लेकर जो हेक्टर मुनरो था, सेनानायक, अंग्रेज सेनानायक, कंपनी का सेनानायक जो हेक्टर मुनरो था, मुनरो जो है वो अपने 8000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर वह पहुंचता है, उसको अपनी सेना लेकर। और इधर जो नवाब का वजीर यानी कि शुजाउद्दौला था, वह भी अपनी सेना के साथ जो है उस बक्सर के स्थान पर पहुंचता है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हो जाती है। लेकिन युद्ध से पूर्व ही अंग्रेजों ने फिर से कूटनीति और छल का सहारा लिया, क्योंकि अंग्रेजों की फितरत थी छल कपट करना और कूटनीति का प्रयोग करना। तो इस बार जिस प्रकार प्लासी के युद्ध में भी उन्होंने छल और कपट का प्रयोग किया था और षड्यंत्र रचकर कैसे जो है प्रमुख सेनानायकों को अपने साथ मिला लिया था, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है इन्होंने कूटनीति और घूसखोरी का प्रयोग किया। और इसका सहारा लेकर शुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को जो है अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध होने से पूर्व ही जो है कुछ अधिकारियों को अपनी तरफ घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिसमें से जैसे असद खां, जैनुल अब्दीन और इसके साथ साथ इतिहासकार गुलाम हुसैन खां और रोहतास का गवर्नर जो था साहूमल आदि प्रमुख व्यक्ति थे, जिनको जो है अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में दोनों सेनाओं में संघर्ष प्रारंभ होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। और यह युद्ध 3 घंटे चलता है। और 3 घंटे के युद्ध में जो है अवध की सेना
बुरी तरह से पराजित हो जाती है और पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग जाती है। और इस युद्ध में अंग्रेज सेना के लगभग 825 के करीब सैनिक मारे गए या वीरगति को प्राप्त हुए, और उधर नवाब की सेना के जो है लगभग 2000 सैनिक जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसके साथ साथ जैसे ही सेना भाग खड़ी हुई तो नवाब सुजाउद्दौला भी युद्ध मैदान से भाग निकले और इनका पीछा किया गया। और जनवरी 1765 ईस्वी में, जनवरी 1765 ईस्वी में, जनवरी 1765 ईस्वी में जो है इनको बनारस के निकट जो है पुनः अंग्रेजों द्वारा परास्त किया जाता है या हराया जाता है। बनारस के पास जो है इनको पुनः पराजित किया जाता है, युद्ध में पराजित कर लिया जाता है। और इसके बाद अंग्रेजों ने जो है चुनार और इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। चुनार और इलाहाबाद, चुनार व इलाहाबाद के दुर्गों पर अंग्रेज सेना द्वारा जो है या कंपनी की सेना द्वारा चुनार और इलाहाबाद की दुर्गों पर अधिकार कर लिया जाता है। और इधर जो नवाब सुजाउद्दौला जो बनारस के निकट फिर से पराजित हुआ था, तो वह अपनी विकट परिस्थिति को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मुझे अकेले जो है मेरे बस में नहीं है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तब जो है वो मराठा सरदार से सहायता मांगता है, मल्हार राव होलकर से सहायता मांगता है, और मल्हार राव होलकर जो है उनकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। और फिर जो है एक युद्ध होता है जो मल्हार राव होलकर की सेना और नवाब की सेना और अंग्रेजों के मध्य, उनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। तो यहाँ पर भी अप्रैल 1765 ईस्वी में, अप्रैल 1765 ईस्वी में कड़ा में, यानी कि कड़ा नामक स्थान पर फिर से युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी इन दोनों की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से पराजित हो जाती है, परास्त हो जाती है। और अंत में जो है सुजाउद्दौला ने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को जो है अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और इधर जो है मीर कासिम जो था वह दिल्ली भाग गया, और जहां पर जो है 1777 ईस्वी में मीर कासिम की दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बक्सर के युद्ध में जो है पूरी तरह से एक निर्णायक अंग्रेजों की विजय होती है, और जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, जो नवाब की शक्तियाँ और सम्राट की शक्तियाँ, ये सारी कुचल दी जाती है। और अवध पर भी जो है अधिकार, अंग्रेज कंपनी का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। जहां पहले प्लासी के युद्ध में एक सिर्फ नवाब की सेनाओं को पराजित किया था, जबकि इस बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा महत्व था, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मुगल सम्राट और नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था, जिसके कारण बक्सर की विजय ने जो है अंग्रेजी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया। और इस युद्ध के महत्व की बात करें कि इस युद्ध का क्या महत्व था, तो यह युद्ध जो है प्लासी के युद्ध से काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह युद्ध प्लासी के युद्ध से काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिर्फ एक नवाब की सेनाओं को ही पराजित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, जबकि बक्सर के युद्ध में जो है तीनों सेनाएं, एक मुगल सम्राट जिसकी सेना, दूसरी अवध का नवाब सुजाउद्दौला उसकी सेना, और इसके साथ साथ मीर कासिम उसकी सेना, तीनों सेनाओं को जो है मुगल अंग्रेजों द्वारा पराजित किया जाता है। जिसके कारण जो है जहां एक और अंग्रेजों की
सैनिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना का भय का वातावरण भी पैदा हो जाता है और फिर जो है कोई इनसे टक्कर लेने के लिए उठ खड़ा नहीं होता है। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध जो था यह भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु था और इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी और यह प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण था। यह युद्ध जो था यह प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा व प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और इनका प्रभाव बढ़ गया। और इसके साथ साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व उसका वजीर नवाब शुजाउद्दौला दोनों ही परास्त हो गए और परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। इससे जो है मुगल साम्राज्य की जो खोखलापन था वह भी अंग्रेजों के सामने व्यक्त हो गया कि नवाब में कोई महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं है, नवाब के पास कुछ भी नहीं है, एक केवल खोखला ढांचा है जिसे कभी भी गिराया जा सकता है। तो यह बातें अंग्रेजों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। और इसके अलावा बात करें युद्ध के महत्व की तो जो है इससे अंग्रेजों की जो सैनिक शक्ति थी या सैनिक जो थी वह सैनिकों की श्रेष्ठता भी, सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता भी साबित हो गई, प्रमाणित हो गई और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। यानी जो भारतीय सैनिकों की जो सेना थी, भारतीय शासकों की सेना का जो खोखलापन था वह भी इसमें स्पष्ट हो गया। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी अंग्रेजों को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि भारतीयों को जो है आपस में बड़ी आसानी से लड़ाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जो अधिकारी वर्ग था जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता था और अपने स्वार्थ और लालच में जो है वह रिश्वतखोरी में डूबा होता, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। तो अंग्रेजों को यह बात स्पष्ट हो गई कि इन प्रमुख अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया जा सकता है और बड़ी से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। तो यह बात भी इनको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और इसके साथ साथ इस युद्ध से तीनों प्रमुख शक्तियां या तीनों प्रमुख व्यक्ति जैसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला भी इस बक्सर के युद्ध से हो गया, क्योंकि तीनों ही शक्तियां हार गई, तीनों ही व्यक्ति हार गए और पूरी तरह से अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। और इसके साथ साथ अवध सूबे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया और नियंत्रण हो गया। इस नियंत्रण से उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य भी सरल हो गया, क्योंकि जो सम्राट था उसकी वास्तविक स्थिति का भी अंग्रेजों को भान हो गया कि अब जो है उत्तर भारत में बड़ी आसानी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। तो यह बात भी इनके समझ में आ गया, इनका मार्ग बड़ा ही सरल हो गया। और इसके साथ साथ इस युद्ध का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा। जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, इस बक्सर के युद्ध का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई और इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना की शानदार सफलताओं से भारतीय राजनीति में उसका सम्मान तथा भय दोनों ही बढ़ गया। एक तरफ जहां उन्हें बार बार सफलता मिल रही थी, हर युद्ध में वो सफल हो रहे थे, तो उनकी सफलता से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो दूसरा एक भय का वातावरण बन गया कि अंग्रेजी सेना को पराजित करना मुश्किल है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। तो एक भय का माहौल भी इसके प्रति बन गया, अंग्रेजी सेना के प्रति। अब उसका प्रभाव क्षेत्र था वह बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। यानी जो अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी कंपनी का प्रभाव जो था वह बंगाल से लेके दिल्ली तक विस्तृत हो गया। और इसके साथ साथ इसलिए यह कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ, जो प्लासी के युद्ध के बाद जो कार्य अधूरा रह गया था, उस अधूरे कार्य को पूरा करने का काम इस बक्सर के युद्ध ने किया। और इस प्रकार से जो है बक्सर का युद्ध पूरा हुआ। और जिसके बारे में विद्वान ब्रूम ने लिखा है, ब्रूम ने बड़ी अच्छी सटीक बात कही है। उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार बक्सर का युद्ध
जो प्रसिद्ध युद्ध बक्सर के मैदान में लड़ा गया, तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध यह जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से वह और भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी ब्रूम कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ और जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण था। तो बक्सर का युद्ध जो है कुल मिला के प्लासी के युद्ध से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। जहां प्लासी के युद्ध में एक शक्ति को पराजित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वहीं बक्सर के युद्ध में 3 शक्तियों को पराजित किया गया। इसके साथ साथ जो है अवध पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अंग्रेजी सेना की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार परिणामों की दृष्टि से देखें तो बक्सर का युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंग्रेजों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद बात करें क्लाइव की दूसरी गवर्नरी की, यानी जब क्लाइव वापस इंग्लैंड जाते हैं और उसके बाद इनको वापस गवर्नर बनाकर, बंगाल का गवर्नर बनाकर वापस भेजा जाता है, तो इनका दूसरा अध्याय शुरू होता है क्लाइव का, वह होता है क्लाइव की दूसरी गवर्नरी। दूसरी बार क्लाइव को जो है वापस बंगाल का नवाब बनाकर भेजा जाता है और इनकी गवर्नरी शुरू होती है, वह होती है जून 1765 से 1769 तक। जून 1765 से 1769 ईस्वी तक जो है इन्हें पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। और जब कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, तब भारत भेजा, तब तक बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका था, क्योंकि बक्सर का युद्ध तो 1764 ईस्वी में ही समाप्त हो चुका था और इनको जो 65 में भेजा गया, तो बक्सर का युद्ध भी समाप्त हो चुका था। और इसके साथ साथ जो मीर जाफर था उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, जिसने सिराजुद्दौला का वध किया था, मारा था, हत्या की थी, तो इस मीरन को भी किसी ने इसकी हत्या कर दी, जिसके दुख से जो है मीर जाफर भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मीर जाफर भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और जो उसका दूसरा पुत्र था वो वो अल्प वयस्क था, छोटा था अभी। तो इस प्रकार अब जो है क्लाइव को इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना था। तो उन्होंने जो है जब क्लाइव जब दूसरी बार दोबारा भारत आया, तो उन्होंने अपना संपूर्ण समय राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने तथा कंपनी के आंतरिक प्रशासन को सुधारने में लगाना पड़ा। यानी उन्होंने अपना संपूर्ण समय जो था वह आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में, क्योंकि अब ऐसी कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का विरोध करे, तो अब उनसे अपने अंदर के जो समस्याएं थी, आंतरिक जो समस्याएं थी आपस की, जो उनको सुलझाना था और प्रशासन को सुदृढ़ करना था। तो क्लाइव ने अपना संपूर्ण समय जो है इस समस्याओं को सुलझाने में और इसके साथ साथ प्रशासन को, कंपनी के आंतरिक प्रशासन को सुधारने में लगाना पड़ा। उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 को होती है। 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट से की जाती है क्लाइव द्वारा। तो जब 1765 ईस्वी में क्लाइव कलकत्ता पहुंचा, 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनकर जब वो कलकत्ता पहुंचा, उस समय पूरा जो मुगल साम्राज्य था वह कंपनी के चरणों में पड़ा हुआ था, क्योंकि सम्राट शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में पूर्णतः हार चुके थे
उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच चुकी थी। तो अब मुगल साम्राज्य जो है वह अंग्रेज कंपनी की शरण में पड़ा हुआ था। और काउंसिल के कुछ सदस्यों ने यह राय दी, क्योंकि मुगल सम्राट की कमजोरी अंग्रेजों को समझ में आ चुकी थी, तो कंपनी की कुछ जो काउंसिल के सदस्य थे, जो मद्रास काउंसिल थी उसके सदस्य थे अंग्रेज सदस्य अधिकारी, तो उन्होंने क्लाइव को सलाह दी, राय दी कि मुगल सम्राट पूरी तरह कमज़ोर है, क्यों ना हम इस पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लें, दिल्ली पर अधिकार किया जाए। लेकिन क्लाइव यह बात, क्योंकि क्लाइव बड़े विद्वान था, चतुर था, चालाक था, तो यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर मुगल सम्राट पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि जो मराठे हैं वो अंग्रेजों के शत्रु बन जाए और इनमें आपस में अंग्रेजों और मराठों के बीच में कहीं संघर्ष न छिड़ जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है, यह भी आशंका थी कि कहीं दिल्ली के चक्कर में जो है ये तीनों सूबे जो प्राप्त हुए हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहीं ये तीनों सूबे भी जो है हमारे हाथ से न निकल जाए। तो क्लाइव ने बड़ी ही राजनीतिज्ञपूर्ण, बड़ी चतुरतापूर्ण, एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के नाते जो है उसने एक मध्यम मार्ग अपनाया और उस मध्यम मार्ग के साथ जो है उसने जो मुगल सम्राट था उससे इलाहाबाद की संधि की, जिसमें से कुछ शर्तें थी कि इसके जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, क्योंकि क्लाइव ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया तो उसके पास कंपनी के पास बहुत बड़ा भूभाग आ जाएगा, जिसकी व्यवस्था करने का प्रशासन संभालने के लिए कंपनी के पास अभी पर्याप्त साधन नहीं है। यह बात भी क्लाइव अच्छी तरह से जानता था। तो उन्होंने जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वह व्यवस्था अपनाते हुए इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ जो है एक संधि कर दी, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा गया, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुई, जिसमें कुछ शर्तें थी। उस शर्तों के अनुसार, संधि के अनुसार इसमें शर्तें थी कि पहली शर्त थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त होगी, यानी कि कंपनी को प्राप्त हुई बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों सूबों की जो दीवानी अधिकार था वह कंपनी को प्राप्त हुआ। और दूसरी शर्त थी कि कंपनी ने कड़ा व माणिकपुर जो अवध के क्षेत्र थे, इन अवध के क्षेत्रों को अवध से अलग करके मुगल सम्राट को दे दिए, अवध से अलग करके मुगल सम्राट को सौंप दिए कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र। तो दूसरी शर्त में ये हुआ कि कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र जो जहां पहले वो अवध क्षेत्र में थे, तो अवध से अलग करके मुगल सम्राट को दे दिए। और तीसरी जो शर्त थी वह थी कि शाह आलम ने जो नजमुद्दौला, जिसे अंग्रेजी संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो उसको जो है मुगल सम्राट शाह आलम ने मान्यता दे दी, उसे बंगाल का नवाब जो है वह स्वीकार कर लिया। और चौथी शर्त ये थी कि चौथी शर्त के अनुसार कंपनी ने 26 लाख रुपया वार्षिक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार कर लिया। और इसके बदले में, यानी कि जो 26 लाख रुपए अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को दिए, और इस 26 लाख के बदले जो है, वार्षिक देने के बदले में जो है उन्होंने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसके बाद फिर एक जो है पैसे दिए गए, और वह पैसे थे कि 53 लाख रुपए और दिए गए, और 53 लाख रुपए के बदले जो है निजामत का अधिकार भी कंपनी के हाथ में आ गया, यानी कि निजामत का अधिकार भी कंपनी ने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार अब कंपनी के पास दीवानी और निजामत दोनों अधिकार आ गए, जब
दीवानी और निजामत अधिकार दोनों ही कंपनी के हाथ में आ गए तो उन्होंने बंगाल में एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन लागू किया गया बंगाल में। द्वैध शासन सबसे पहले बंगाल में प्रारंभ किया गया, बंगाल में लगाया गया। तो ये जब दोनों ही अधिकार कंपनी के पास में आ गए, निजामत का अधिकार और दीवानी का अधिकार कंपनी के हाथ में आ गया, तो जो इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन का सूत्रपात किया। द्वैध शासन का सूत्रपात बंगाल में 1765 ईस्वी में हुआ और यह जो है सबसे पहले बंगाल में ही लागू किया गया और 1765 ईस्वी में क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में क्लाइव द्वारा जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। और इस द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन करना, यानी दीवानी और निजामत के दोनों कार्य जो है उन कार्यों को संपन्न करने का कार्य जो है भारतीयों के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार वास्तविक शक्ति तो जो है अंग्रेजों ने अपने पास ही रखी, लेकिन कार्यों की जिम्मेदारी, कार्यों को पूर्ण करने का कार्य जो है किस पर डाल दिया? भारतीयों पर डाल दिया। तो इस प्रकार वास्तविक शक्ति तो कंपनी ने अपने पास ही रखी, अंग्रेजों के पास थी, जबकि जो कार्य करने थे, जो उत्तरदायित्व का निर्वहन करना था, वो भारतीयों के जिम्मे डाल दिया कि भैया आपको जो है निजामत और दीवानी के उत्तरदायित्व संभालने हैं। जबकि किसको निजामत देनी है, किसको बनाना है, किसके पास दीवानी अधिकार रहेगा, कौन बनेगा और क्या करेगा, ये सारे के साथ सारी शक्तियां, वास्तविक जो शक्तियां थी वो अंग्रेजों ने अपने साथ में ही रखी। और इस प्रकार इस द्वैध शासन का की विशेषता क्या थी? विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, इसकी विशेषता थी। इसकी विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार। अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अधिकार रहित उत्तरदायित्व। द्वैध शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यानी अंग्रेजों का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, उसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना था। जितने भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना था वो भारतीयों को ही करना था, भारतीय नियुक्त किए गए कार्य करने के लिए। तो अंग्रेजों का किसी कार्य के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन उन्हें पूर्ण अधिकार था, सारी शक्तियां जो उनके पास थी। तो इस द्वैध शासन की विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तो भारतीयों के पास थे, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार बंगाल में जो है द्वैध शासन की स्थापना जो है या व्यवस्था की लागू जो है 1765 ईस्वी में प्रारंभ होती है और द्वैध शासन सबसे पहले जो है बंगाल में ही लागू किया जाता है। बंगाल में ही प्रारंभ किया जाता है। द्वैध शासन के अंतर्गत संपूर्ण बंगाल में अराजकता का माहौल पैदा हो गया और अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई तथा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। और जो व्यापारी और वाणिज्य वर्ग था वो उनका पतन हो गया, अर्थात व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया और व्यापारियों की हालत जो है वह भिखारियों के जैसी हो गई।
एक तरह से पूरी तरह से उनका व्यापार चौपट हो गया, उनकी हालत भिखारियों के समान हो गई। और इसके साथ साथ जो एक समृद्ध सूबा था, विकसित सूबा था, यानी कि बंगाल जो था वो भारत का सबसे समृद्ध और विकसित सूबा था, वह और उसमें जो है रेशम और कपड़ा उद्योग बड़ा ही विकसित अवस्था में था। तो ये जो विकसित उद्योग जो थे रेशम और कपड़ा उद्योग, ये भी नष्ट हो गए इस द्वैध शासन के अंतर्गत। और इसके साथ साथ जो किसान वर्ग था उस पर भी इस द्वैध शासन का बड़ा ही कुप्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, और किसान वर्ग भी जो है तबाही के कंगार पर पहुंच गया। तो इस प्रकार द्वैध शासन जो बंगाल में बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ भारतीयों के लिए, लेकिन अंग्रेजों को जो बड़ा फायदा प्राप्त हुआ, अंग्रेजों ने काफी शोषण किया बंगाल का और खूब सारा धन भी जो है प्राप्त किया। तो यह द्वैध शासन जो बंगाल में 1770 ईस्वी तक, यानी कि 1765 से लेके 1770 ईस्वी तक जो है चलता रहा। और इसी द्वैध शासन के दौरान ही 1770 ईस्वी में जो है 1772 ईस्वी तक चलता रहा, 1772 ईस्वी तक चलता रहा, और 72 ईस्वी के बाद जो है इनको समाप्त किया गया। तो इसी द्वैध शासन के दौरान ही 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, और यह अकाल जो है इतना भयंकर था, विनाशकारी था कि लाखों लोग जो है वह भूखमरी में मर गए, यानी उनको खाने का अनाज नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, जिसके कारण भूख से जो है वो लाखों की संख्या में बंगाल में जो है नागरिक मारे गए या मर गए। और इसलिए जो है जब 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो वहाँ उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वह कार्टियर था। याद रखना, बंगाल का गवर्नर जो था वह कार्टियर था, जिसने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जनहित के रूप में कुछ नहीं किया। और क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण और घटना होती है इसी शासन का, क्लाइव के शासनकाल के दौरान ही, बंगाल गवर्नर के कारण के दौरान ही एक और घटना होती है कि जब क्लाइव जो गवर्नर था बंगाल का, तो उनके समय में मुंगेर व इलाहाबाद के मुंगेर व इलाहाबाद के जो श्वेत यानी अंग्रेज, जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने जो है कम भत्ते मिलने के कारण, जो सैनिकों को भत्ता दिया जाता था तो वह भत्ता इन्हें कम मिलता था। तो इस कम भत्ता मिलने के कारण जो है अंग्रेज सैनिकों ने वहाँ विद्रोह कर दिया था, जिस विद्रोह को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह कहा जाता है, श्वेत विद्रोह कहा गया इसको। और इसके बाद क्लाइव कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए इन्होंने जो एक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे सोसाइटी ऑफ ट्रेड कहा गया, यानी सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना भी क्लाइव द्वारा की गई। सोसाइटी ऑफ ट्रेड स्थापना कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए क्लाइव ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे सोसाइटी ऑफ ट्रेड कहा गया, यानी कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना क्लाइव द्वारा की गई थी। और इसके अलावा 1767 ईस्वी में क्लाइव जो है वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड लौट जाते हैं, और जहां पर जो है ब्रिटिश सरकार ने उनको 1767 ईस्वी में
जब वो वापस जाते हैं तो इंग्लैंड सरकार उनको जो है उसके कार्यों के लिए लॉर्ड की उपाधि देती है, लॉर्ड की उपाधि प्रदान की जाती है क्लाइव को उनके कार्यों के लिए, उनकी शासन व्यवस्था के लिए और उनकी बहादुरी और चतुरता के लिए। लेकिन इसके साथ साथ क्लाइव पर जो है कुछ विरोधी जो थे उन्होंने भयंकर आरोप भी लगाए क्लाइव पर, और इन आरोपों के कारण जो है क्लाइव बहुत अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हुआ और इसी दुख के कारण जो है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागल हो गया। और इसी पागलपन के दौरान जो है नवंबर 1774 में, नवंबर 1774 ईस्वी में जो है उसने अपनी नसों को काटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, उस तरह से अपनी नसों को काटकर आत्महत्या कर ली। इस तरह क्लाइव का अंत जो है 1774 ईस्वी में क्लाइव का भी अंत हो जाता है। और ये बंगाल में जो द्वैध शासन 1765 से शुरू हुआ था वह 1772 ईस्वी तक चलता रहा। और इसी दौरान अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम अपने संरक्षण में जो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो नवाब घोषित किया या बंगाल का नवाब बनाया था, वह बंगाल का नवाब था नजमुद्दौला, पहला नवाब। नजमुद्दौला जो है अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब था। और बंगाल का अंतिम जो नवाब था वो था मुबारकदौला। अंतिम नवाब था मुबारकदौला। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध और युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन के दौरान क्या क्या हुआ, तो ये थे बक्सर के युद्ध के परिणाम और उनके महत्व और उसके बाद की घटनाएं। इसके बाद अगला अध्याय अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।